चलिए आज एक ऐसी केस फाइल खोलते हैं जिसने भारत की 2 राज्य सरकारों और स्पेशल फोर्सेस की नींदें लगभग 3 दशकों तक उड़ा कर रखी थीं। हम बात कर रहे हैं कूसे मुनिस्वामी वीरप्पन की। एक ऐसा नाम जिसने घने जंगलों को अपना एक अभेद्य किला बना लिया था। एक इन्वेस्टिगेटर के नजरिया से देखें तो आज का ये विश्लेषण सिर्फ एक अपराधी की कहानी नहीं है। ये दरअसल सत्ता, गरीबी और कानून व्यवस्था के पूरी तरह से फेल हो जाने की एक बहुत ही जटिल केस स्टडी है। वीरप्पन ने सिर्फ कानून नहीं तोड़े थे, उसने लिटरली जंगलों में अपना खुद का एक समानांतर राज्य खड़ा कर लिया था। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 2000 से ज्यादा। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये उन हाथियों की संख्या है जिन्हें वीरप्पन और उसके गैंग ने सिर्फ और सिर्फ उनके दांतों के लिए बेरहमी से मार डाला। सोच कर देखिए, ये फैक्ट तुरंत इस बात का एहसास कराता है कि उसका ये इल्लीगल ऑपरेशन कितने बड़े और भयानक लेवल पर चल रहा था। मतलब ये कोई आम चोरी चकारी नहीं थी, ये सीधे तौर पर हमारे इकोसिस्टम पर एक बहुत बड़ा वेल प्लान्ड हमला था। तो इस केस फाइल को हम कुछ इस तरह डिकोड करेंगे। पहले एक फॉरेस्ट क्रिमिनल की शुरुआत कैसे हुई, फिर चंदन और हाथियों की तबाही, उसके बाद समझेंगे कि वो लोकल हीरो था या एक ब्रूटल प्रेडेटर, फिर द राजकुमार किडनैपिंग क्राइसिस, उसके बाद राज्यों की सीमाओं पर हुआ सिस्टम का फेलियर, और आखिर में ऑपरेशन कोकून और इससे मिले सिस्टमिक लेसन्स। चलिए शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, ऑरिजिन्स ऑफ अ फॉरेस्ट क्रिमिनल। आखिर एक इतना बड़ा अपराधी पैदा कैसे होता है? देखिए, कोई भी पैदाइशी तस्कर नहीं होता, राइट। वीरप्पन की कहानी शुरू होती है 1952 में तमिलनाडु के गोपीनाथम नाम के एक बेहद गरीब गांव से। एक ऐसी जगह जहां विकास या शिक्षा का नामो निशान तक नहीं था। लोग पूरी तरह से जंगल पर ही निर्भर थे, और यही वो भयानक गरीबी थी जिसने उसके लिए बहुत छोटी उम्र में ही अपराध के दरवाजे खोल दिए। इमेजिन कीजिए, सिर्फ 14 साल की उम्र में वो अर्जुन नाम के एक कुख्यात तस्कर के अंडर काम करने लगा था। अर्जुन ने ही उसे जंगल के खुफिया रास्ते, सर्वाइवल स्किल्स और हथियार चलाना सिखाया। तो बेसिकली हम देख सकते हैं कि कैसे सिस्टम की पूरी तरह से उपेक्षा ने एक जवान दिमाग को हमेशा के लिए क्राइम की दुनिया में हार्ड वायर कर दिया था। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, डेसिमेटिंग सैंडलवुड एंड एलिफेंट्स। वीरप्पन का ये जो पूरा जियोग्राफिकल फुटप्रिंट था ना, वो वाकई हैरान करने वाला था। कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, इन तीनों राज्यों के बॉर्डर पर फैले जंगलों को उसने अपनी जागीर बना लिया था। इसके इल्लीगल बिजनेस का स्केल सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसने इंटरनेशनल मार्केट में हाई डिमांड वाले चंदन की लकड़ियों की हजारों टन तस्करी का मास्टरमाइंड रोल प्ले किया। हजारों टन। और जैसा हमने पहले देखा, इंटरनेशनल ब्लैक मार्केट में हाथी दांत बेचने के लिए 2000 से ज्यादा हाथियों का शिकार किया। उसने साउथ इंडिया के घने जंगलों के बीचों बीच एक बेहद मुनाफे वाली और बिल्कुल अनटचेबल शैडो इकोनॉमी खड़ी कर ली थी। मतलब उसने ग्लोबल प्रॉफिट के लिए इन जंगलों के नेचुरल रिसोर्सेज को लिटरली निचोड़ कर रख दिया था। अब बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, लोकल हीरो और ब्रूटल प्रीडेटर। अब एक इन्वेस्टिगेटर के तौर पर यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई इंसान इतने दशकों तक पुलिस की नाक के नीचे कैसे बच सकता है? इसका जवाब उसकी साइकोलॉजी और उसकी एक खास दोहरी छवि में छिपा है। ये एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। एक तरफ तो स्थानीय गरीबों के लिए वो एक रॉबिन हुड था। वो उन्हें पैसे देता, खाना देता और एक तरह की सिक्योरिटी फील कराता था। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू एकदम खौफनाक है। असलियत ये थी कि जो भी उसके खिलाफ बोलने की जरूरत करता, वो उसे सीधा मौत के घाट उतार देता। उसने बहुत ही बेरहमी से सैकड़ों पुलिस वालों, फॉरेस्ट ऑफिसर्स और मुखबिरों का मर्डर किया। तो आप समझ रहे हैं, उसका जो ये सो कॉल्ड जन समर्थन था, वो लोगों के प्यार से ज्यादा उसके खौफ से पैदा हुआ था। इसके बाद आता है सेक्शन 4, द एस्केलेशन एंड किडनैपिंग क्राइसिस। 90 के दशक तक आते आते गेम पूरी तरह बदल चुका था। अब वो सिर्फ एक तस्कर नहीं रहा था। उसका ये क्रिमिनल एम्पायर अब स्मगलिंग से ऊपर उठकर हाई स्टेक्स पॉलिटिकल वॉरफेयर और टेररिज्म में बदल गया था। 1993 में उसने कर्नाटक के पूर्व वन मंत्री एच नागप्पा को किडनैप कर लिया। ये सीधा सीधा स्टेट पावर को एक चैलेंज था। लेकिन साल 2000 में जो किया, उसने लिटरली पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। उसने बॉर्डर के जंगलों से कन्नड़ सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार डॉक्टर राजकुमार को ही अगवा कर लिया। पूरे 108 दिनों तक डॉक्टर राजकुमार 108 दिनों तक उसकी कैद में रहे, और बहुत सारी सीक्रेट नेगोशिएशंस और भारी प्रेशर के बाद ही उन्हें छोड़ा गया। इस एक किडनैपिंग ने पूरे साउथ इंडिया को जैसे पैरालाइज करके रख दिया था। हर तरफ दंगे जैसे हालात बन गए थे। पब्लिक सेफ्टी पूरी तरह से चरमरा गई थी। मतलब ये सोचना भी कितना डरावना है कि जंगल में बैठा एक अकेला आदमी एक साथ कई राज्य सरकारों को पूरी तरह से बंधक बना सकता है।
सरकारों को मजबूरन एक क्रिमिनल के सामने झुकना पड़ा, कैदियों की रिहाई के लिए अपमानजनक समझौते करने पड़े। यहीं से हम आते हैं सेक्शन 5 पर, फेलियर्स अक्रॉस स्टेट बॉर्डर्स। अब यहाँ एक बहुत ही क्रूशियल इन्वेस्टिगेटिव पॉइंट आता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि स्पेशलाइज्ड टास्क फोर्स जिन पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए गए, वो भी कई दशकों तक उसे पकड़ नहीं पाए? देखिए, इसके पीछे कई बड़े सिस्टमिक फेलियर्स थे। पहला तो था वो एक्सट्रीम ज्योग्राफिकल चैलेंज। वो घने सीमावर्ती जंगल वीरप्पन के लिए किसी नेचुरल किले की तरह काम करते थे। दूसरा सबसे बड़ा रीजन था कर्नाटक और तमिलनाडु के अथॉरिटीज के बीच कोऑर्डिनेशन की भारी कमी। वो एक राज्य में क्राइम करता और आसानी से बॉर्डर पार करके दूसरे राज्य के जंगलों में गायब हो जाता। और तीसरा, बहुत बड़े लेवल पर फैला हुआ करप्शन और लोगों के मन में बैठा वो गहरा डर जिसने लोकल मुखबिरों को कभी मुंह खोलने ही नहीं दिया। इन सब चीजों ने मिलकर उसके इस पैरेलल गवर्नमेंट के लिए एक एकदम परफेक्ट ब्लाइंड स्पॉट तैयार कर दिया था। अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर, सेक्शन 6, ऑपरेशन कोकून एंड सिस्टमिक लेसन्स, क्योंकि हर क्राइम का एक ना एक दिन अंत जरूर होता है। लगभग 30 सालों तक सिस्टम को चकमा देने के बाद आखिरकार अक्टूबर 2004 में तमिलनाडु की स्पेशल टास्क फोर्स ने ऑपरेशन कोकून लॉन्च किया। ये एक बेहद ही सीक्रेट और टैक्टिकल मिशन था, और इस बार आमने सामने की लड़ाई नहीं बल्कि एक बहुत ही चालाक धोखे का इस्तेमाल किया गया। वीरप्पन को यह यकीन दिलाया गया कि उसे एक मेडिकल इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है, पर जैसे ही वो उस गाड़ी में बैठा, जो कि असल में एसटीएफ का बिछाया हुआ जाल था, उसे चारों तरफ से घेर लिया गया। एक बहुत ही छोटी लेकिन जबरदस्त मुठभेड़ हुई और फाइनली ये खूंखार क्रिमिनल मारा गया। लेकिन उसकी मौत के बाद जो नज़ारा था वो सच में बहुत अजीब था। उसके शव को देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हालात इतने आउट ऑफ कंट्रोल होने लगे कि दंगों को रोकने के लिए भारी सिक्योरिटी लगानी पड़ी। जरा सोचिए, एक इंसान जिसने इतनी बेरहमी से हत्याएं कीं, उसका खौफ और असर इतना गहरा था कि उसके मरने के बाद भी वो उस पूरे इलाके में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और कभी ना मिटने वाली लीगेसी छोड़ गया। तो इस पूरे विश्लेषण को खत्म करते हुए मैं आपके सामने एक बहुत ही बड़ा और चुभने वाला सवाल छोड़ना चाहता हूं। अगर दशकों पहले ही उस इलाके की भयानक गरीबी और सिस्टम की उस अनदेखी को दूर कर लिया गया होता, तो क्या वीरप्पन नाम का ये चंदन तस्कर कभी वजूद में आ पाता? ये पूरी कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि शायद सिर्फ पुलिस और बंदूकों से ही इंसाफ नहीं मिलता। अगर शुरुआत में ही सही विकास और न्याय मिला होता, तो क्या इस 30 साल लंबी ट्रेजेडी को रोका जा सकता था? आप क्या सोचते हैं?